तो जो हमारी अगली स्कीम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है। मुझे तो नहीं लगता कि जितने अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते होंगे जनरल कॉम्पिटिटिव, उसमें इस स्कीम से पर्टिकुलर किसी भी कंपटीशन में बात कर लें तो इस स्कीम से पर्टिकुलर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसी स्कीम है, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो है एमएसपी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिएगा कि जो लोग आप लोग नोट्स यदि बनाए होंगे तो उस नोट्स में इसको नोट डाउन करिएगा। मैं एमएसपी को लेके आपके सारे डाउट आज क्लियर कर दूंगा, जिससे कि कभी फर्दर फ्यूचर में आपको एमएसपी को लेके कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो स्कीम है ये हर बार मतलब बैक टू बैक पूछी जाएगी। जैसे इसे प्रीवियस मैंने जितनी भी पढ़ी, जैसे पीएम किसान पढ़ाया, मतलब उसके बाद फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, ई नैम वगैरह जितनी भी हमने पढ़ी वो मेजर थी, और जस्ट लाइक ये भी ऐसे ही मेजर है। तो एमएसपी को पहले देखते हैं, और एमएसपी को देखने के बाद हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ आप उसको कोऑपरेट करिएगा। और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जल्दी से जल्द ही इसको मैं अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके और कुछ छूटे ना सारा कुछ बताऊं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएसपी के बारे में। तो पहले एमएसपी को समझ लीजिए होती क्या चीज़ है, इसके बाद फिर हम आगे इसके पूरे स्कीम के अंदर जितने भी पूरे इसका स्ट्रक्चर है उसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए एमएसपी होती क्या है, क्या चीज़ है एमएसपी। तो पहले समझ लीजिए एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, होपफुली आप लोग जानते ही होंगे, जिसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ठीक है। ये एमएसपी को क्यों लाया गया है, एमएसपी को लाने का उद्देश्य क्या था, या एमएसपी गवर्नमेंट ने लाई तो एमएसपी से फार्मर को क्या फ़ायदा होता था, पहले इसको समझते हैं, फिर एमएसपी के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए जनरली होता क्या था कि पहले के समय में, ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले की बात कर ले, जब हरित क्रांति नहीं आई थी उससे पहले होता क्या था कि जैसे फार्मर उत्पादन तो करता था, लेकिन फार्मर जब उत्पादन करता था तो उसका एक उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। कभी कभी होता क्या था कि जैसे फार्मर का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो इनपुट को कम से कम यूज करके या इनपुट लगा के वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले। अच्छा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जब प्रोडक्शन मान लीजिए कि मान लीजिए मैंने गेहूँ का कल्टीवेशन किया, गेहूँ की बुआई जुताई की, और गेहूँ का मुझे उत्पादन हुआ, और हो सकता है कि उत्पादन मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए। जब आप लोग इकोनॉमिक्स में एक नियम पढ़े होंगे कि जब किसी भी चीज़ की उत्पादन बढ़ जाती है तो उसका जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होता था कि फार्मर को, जो हमारे किसान भाई थे, उनको प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम का मतलब ये होता था कि उनको एक उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन रिवोल्यूशन के पहले की, हरित क्रांति के पहले की। तो उस केस में क्या होता था कि फार्मर ने उत्पादन किया, और उस उत्पादन को जब वो मार्केट में बेचने जाता था तो उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, या उसको किसी कारणवश साहूकारों को, जो मनी लेंडर वगैरह होते हैं, ठीक है, या जो स्टॉक होल्डर होते थे, उनको मजबूरन बेचना पड़ता था, क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता था उस केस में, ठीक है, क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और उसकी प्राइस कम मिलने लगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम थी फार्मर को लेके। खासकर मैं राजस्थान की बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, या फिर तमिलनाडु सदर्न पार्ट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी ग्रेन्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मैं वीट और राइस को छोड़ के बाकी बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे हैं जो सदर्न पार्ट से ज़्यादातर प्रोडक्शन उसका होता है। तो उस केस में जो फार्मर थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। लोगों ने बताते हैं कि एमएसपी को, आर्टिकल बताते हैं कि एमएसपी को लाने से पहले ये प्रोसेस होता था कि मतलब ये जो फार्मर वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक थे, डेथ कर लेते थे, सुसाइड वगैरह कर लेते। तो उस सारी समस्याओं को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, और गवर्नमेंट ने रूल क्या निकाला, गवर्नमेंट ने एक संस्था की स्थापना की जिसको हम एफसीआई के नाम से जानते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1965 को बनाया गया था ये एफसीआई जो था, 14 जनवरी ऐसे कुछ था, उस दिन एफसीआई का गठन हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब एफसीआई करती क्या थी, एफसीआई करती थी कि ये जो फार्मर इसका प्रोडक्शन करता था अनाज का, उसका वो वहाँ से वो एक उचित दाम पे फार्मर से उसको परचेस करती थी, ठीक है। अच्छा, जो वो पैसा उचित दाम पे परचेस करती थी, ठीक है, वो डिसाइड कौन करता था, जो फार्मर ने, मान लीजिए कि मैंने गेहूं का उत्पादन किया तो मेरा गेहूं कितने में बिकेगा, उसको डिसाइड कौन करे। एफसीआई का काम केवल खरीदना था, लेकिन उसको डिसाइड कौन करेगा। तो उस समय एक आपका कमीशन बनाया गया, नेशनल प्राइस कमीशन, जो कि 1965 में ही बनाया गया।
एफसीआई भी का गठन भी 1965 में और नेशनल प्राइस कमीशन का भी गठन 1965 में। जो नेशनल प्राइस कमीशन थी वो प्राइस को डिसाइड करती थी कि कितने प्राइस पे आपका जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट आपसे परचेस करेगी, यानी फार्मर से परचेस करेगी, और एफसीआई परचेस करने का काम करती थी, यानी खरीदने का काम करती थी। एफसीआई संस्था थी जो आपके आज भी वही है कि आप जब किसी प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को बेचते थे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एफसीआई उसको परचेस करती है। तो एफसीआई का काम था प्रोडक्ट को, जो हमारा ग्रेन्स वगैरह है, अनाज है, उसको परचेस करना, और जो नेशनल प्राइस कमीशन है उसका काम है कितना मूल्य बनाना है, मतलब कितना मूल्य उसका तय करना है, वो काम करती थी नेशनल प्राइस कमीशन। यही नेशनल प्राइस कमीशन बाद में 1985 में यानी 1985 में जो नेशनल प्राइस कमीशन है वो सीएसीपी में कन्वर्ट हो गई, यानी उसको फिर सीएसीपी का दर्जा मिला, यानी सीएसीपी उसको बोला जाने लगा। यानी सीएसीपी का फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो जो ये सीएसीपी है ये क्या करती थी, ये डिसाइड करती थी कि किस फसल की कितनी मूल्य होनी चाहिए, यानी किस फसल को हमको कितना मूल्य देना चाहिए। अच्छा, जो ये सीएसीपी होता है ना, ये कभी भी ये चीज़ डिसाइड नहीं करता कि केजी के भाव में कि कोई फसल की केजी की कितनी मात्रा है, ये हमेशा क्विंटल के ही भाव में, जो भी फसल होगी उसको क्विंटल के ही भाव में मतलब उसका मूल्य तय करती है। ठीक है, तो आपको ये पता चला या होगा कि एफसीआई का काम था प्रोडक्ट को यानी ग्रेन्स को परचेस करना, जो हमारा यील्ड है उसको परचेस करना, और सीएसीपी का काम है जो परचेस करना है उसका उचित मूल्य बताना कि कितने पे आपको प्रोडक्ट फार्मर से परचेस करना है। तो होपफुली आपको अभी तक ये सीएसीपी और एफसीआई के बारे में समझ में आया होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता था, सीएसीपी ने रिकमेंड तो कर दिया कि आपको इतना इतना मूल्य इस फसल पे देना है, लेकिन अनाउंस करने की बात आती थी। जब अनाउंस की बात आएगी कि कौन अनाउंस करता है, तो एक और कमेटी है जिसको कहते हैं सीसीईए। सीसीईए का फुल फॉर्म होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। तो वो इस एमएसपी को अनाउंस करती है। ठीक है, अब आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। एफसीआई का गठन 1965, नेशनल प्राइस कमीशन का गठन भी 1965। एफसीआई का काम था फार्मर से उसके प्रोडक्शन को खरीदना, माने फार्मर से उसके जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना, और नेशनल प्राइस कमीशन प्राइस तय करती थी। वही नेशनल प्राइस कमीशन 1985 में सीएसीपी बन गई। सीएसीपी का मतलब है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। फिर वो प्राइस को तय करती थी, और सीसीईए जो थी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती थी, वो क्या करती थी कि वो करती थी एमएसपी को अनाउंस करती थी कि कितने में एमएसपी को हमको लेना है। तो होपफुली आपको अभी तक ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या नाम है, एमएसपी। अच्छा, अब इसमें हम कितने क्रॉप्स को कवर करते हैं, एमएसपी में हम कितने टोटल क्रॉप्स को कवर करते हैं, बार बार क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में आया है। तो वो दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितने सीरियल्स, कितने पल्स, कितने ऑयल्स या कितने अदर्स क्रॉप्स को कवर करते हैं, या एक टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें हम खरीफ की कितनी फसलों को, रबी की कितनी फसलों को, और अदर या जायद की कितनी फसलों को हम इसमें कवर करते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। तो एमएसपी में एकदम अच्छे से और एकदम अटेंटिव होकर इस चीज़ को सुनिएगा। एमएसपी में टोटल सीरियल्स की बात करें, अभी सीजन वाइज नहीं बात करते हैं, अभी हम पर्टिकुलर क्रॉप्स की बात करते हैं। तो टोटल सीरियल्स की बात करें तो टोटल इसमें 7 सीरियल्स को एमएसपी में इंक्लूड किया गया है, यानी एमएसपी 7 सीरियल्स के लिए दी जाती है। और वहीं पल्स की बात करें तो 5 पल्सेस के लिए, और फिर उसके बाद 7 ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए, और जो 4 हैं वो हमारे कॉमर्शियल क्रॉप के लिए एमएसपी दी जाती है। जो 7 सीरियल क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें पैडी है, आपका वीट है, मेज है, बाजरा है, ज्वार है, और आपका रागी और बार्ले है। ठीक है, ये 7 क्रॉप्स हैं जिसको सीरियल्स में रखा गया है और उसको एमएसपी दी जाती है। अब पल्सेस में 5 हैं। पल्सेस में 5 कौन कौन सी है, आपका चना है, अरहर, चना मतलब वही ग्राम, अरहर या पिजन पी, उर्द, मूंग और मसूर, ये 5 क्रॉप्स है पल्सेस में। ऑयल सीड की बात करें तो रैप सीड मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, उसके बाद सैफ्लावर है, ससीम है और नाइजर सीड है। ये 7 ऑयल सीड के हैं। तो 7 सीरियल, 7 ऑयल सीड और 5 पल्सेस। ठीक, और 4 कॉमर्शियल कौन कौन सी है, कॉटन, शुगर केन, उसके बाद रा जूट, और उसके बाद कोपरा। ठीक है, कोपरा क्या होता है, वो जो आपने नारियल को, सूखा नारियल देखा है ना, सूखा नारियल,
जिसको हम गरी कहते हैं वही होता है कोपरा, ठीक है, सूखे नारियल को हम कोपरा बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या नाम है क्रॉप्स वाइज, कैटेगरी की क्रॉप्स वाइज, मतलब 7 सीरियल, 7 ऑयल सीड, 5 पल्सेस और 4 आपका कॉमर्शियल क्रॉप। यदि सीजन वाइज बात करें, कब सीजन में क्वेश्चन में पूछ दे तो सीजन वाइज में इस एमएसपी में टोटल 14 क्रॉप्स को कवर किया जाता है और 6 रबी क्रॉप्स को कवर किया जाता है और 2 इसमें हम अदर क्रॉप्स को कवर करते हैं। तो एमएसपी में टोटल 22 क्रॉप को, एकदम याद रखना अटेंटिव होके कि टोटल एमएसपी में 22 क्रॉप को कवर किया जाता है और एक क्रॉप है आपकी शुगर केन, जिसको एमएसपी नहीं उसको एफआरपी दिया जाता है। तो कमोडिटी यदि बात करें एमएसपी में टोटल कितनी कमोडिटी है, तो टोटल कमोडिटी 23 है, एमएसपी 22 क्रॉप्स को दिया जाता है और एक क्रॉप्स को आपको एफआरपी दी जाती है। एफआरपी शुगर केन के लिए दी जाती है। एफआरपी का मतलब होता है फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी उचित लाभकारी मूल्य, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, जो शुगर केन के लिए दी जाती है। तो अब आपको ये पता चला होगा कि एमएसपी जो है वो टोटल कितनी क्रॉप्स के लिए दी जाती है, 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। यदि क्रॉप्स वाइज बात करें तो सीरियल्स के लिए 7 है, ऑयल सीड के लिए भी 7 है, पल्सेस के लिए 5 है और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए है। और इसकी बात की जाए सीजन वाइज बात की जाए तो खरीफ के लिए टोटल 14 क्रॉप्स हैं और रबी के लिए टोटल 6 क्रॉप्स हैं और अदर के लिए टोटल 2 क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ बुक्स में 24 क्रॉप्स मिलती हैं। तो 24 क्रॉप्स क्यों मिलती हैं इसके पीछे भी कारण मैं बताता हूँ। 24 क्रॉप्स इसलिए कभी कभी मिल जाती हैं क्योंकि हम रैप सीड और तोरिया दोनों को एक में इंक्लूड करते हैं। रैप सीड और तोरिया, चूंकि जो तोरिया का एमएसपी है वो रैप सीड के ही बेस पे दिया जाता है, ठीक है। तो एक क्रॉप तोरिया की बढ़ जाती है और वहीं पे हम कोपरा को ऐड करते हैं जो सूखा नारियल है, और साथ ही साथ इसमें हम एमएसपी में उसी कोपरा के बेस पे हम जो पानी वाला नारियल आता है, ठीक है, जिसको वाटर सॉक कोकोनट बोलते हैं, उसको भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो वो 2 क्रॉप्स बढ़ जाती है। लेकिन जो सीएससीपी का वेबसाइट पे विजिट करेंगे, सीएससीपी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसमें टोटल आपको 22 ही क्रॉप्स मिलेगी एमएसपी के लिए और एक क्रॉप आपको मिलेगी शुगर केन एफआरपी के लिए। तो होपफुली आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि इसमें कितने टोटल क्रॉप्स को कवर किया जाता है। और वही मैंने बताया कि इसको याद रखना है ये चीज़ कि इसको डिसाइड कौन करता है एमएसपी को, तो CACP, और अनाउंस कौन करता है वो है CCEA जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। जो इसके चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी इस टाइम है वो श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो जो CACP है वो इसको डिसाइड करेगी कि कितनी फसलों पे कितना मतलब पैसा देना है, और इसको अनाउंस करती है आपकी CCEA, जो कि उसके चेयरमैन होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, तो वो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो इस टाइप से ये एमएसपी है। एमएसपी के कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? एमएसपी जो होती है, जब ये CACP जो कमीशन है, कैबिनेट का क्या नाम है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस में, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं और वहाँ पे मार्केट के ऑफिसर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट हैं, फार्मर से रिलेटिव कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मतलब पूरा इसका वो बनाते हैं कि इसमें हम कितना किस फसलों को देना चाहिए। कभी एमएसपी ना कभी घटती नहीं है, ये हमेशा फर्दर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये इसके कैलकुलेट करने का टोटल 3 मेथड है, ठीक है। सबसे पहले जब सबसे पहली बार एमएसपी को लाया गया वीट के लिए 1965 में एमएसपी को वीट के लिए पहली बार लाया गया। तो जब एमएसपी को लाया गया था तो उस टाइम 50% मतलब टोटल कास्टिंग का, जो हमारे नेशनल कमीशन के चेयरमैन थे जो 2004 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था नेशनल कमीशन के, MS स्वामीनाथन, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि एमएसपी को एटलीस्ट कम से कम 50% तो देना ही चाहिए फार्मर को, मतलब उसकी लागत का, कॉस्ट का 50% तो देना ही देना चाहिए, ठीक है। तो बाद में अब आज के डेट में 1.5 गुना उसको कर दिया गया है, यानी आपकी टोटल लागत का आपको एमएसपी 1.5 गुना तक दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपकी लागत आ रही है इस टाइम 100 रुपये किसी कॉस्ट की लेके, ठीक है, तो आपको 100 का तो 100% हो गया, मतलब 1.5 गुना उसको आपको एटलीस्ट वहाँ पे एमएसपी दिया ही जाएगा, ठीक है। तो पहली बार एमएसपी वीट पे आया था जो कि 1965 में एमएसपी को लाया गया, और सबसे पहली बार जो एफआरपी थी शुगर केन के लिए वो लाई गई थी 2009 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसको याद रखना। फर्स्ट एफआरपी 2009 में लाई गई थी और फर्स्ट जो एमएसपी थी वो 1965 में लाई गई थी वीट के लिए और एफआरपी शुगर केन के लिए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में मैं एडिशनल आपको बता दे रहा हूँ
हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में आता है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर कब बनाया गया, तो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में बनाया गया था। और शुगर कंट्रोल ऑर्डर कब बनाया गया, तो शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2018 में बनाया गया। तो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में और शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2018 में बनाया गया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एमएसपी में ही है लेकिन एमएसपी से थोड़ी हटके है, ठीक। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। अभी मैं पर्टिकुलर एक एक चीज़ का मतलब बता दूंगा, फिर आपको मैं इसमें भेज भी दूंगा कि टोटल कितनी कितनी एमएसपी कितनी कितनी क्रॉप्स में मिलती है। तो पहले मेथड की बात कर लें कि किस किस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है एमएसपी। तो जब सबसे पहले आई थी 1965 में, तब एमएसपी को कास्ट A2 से कैलकुलेट, इसकी 3 मेथड हैं मतलब एमएसपी को कैलकुलेट करने की टोटल 3 मेथड हैं। एक होता है कास्ट A2, दूसरा है कास्ट A2 प्लस FL और तीसरा है कास्ट C2। आज के डेट में जो एमएसपी मिलती है वो हमको कास्ट C2 बेस पे मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले कास्ट A2 था, फिर आया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया कास्ट A2 प्लस FL, और थर्ड आप आज के डेट में कास्ट C2 के बेस पे हमको एमएसपी मिलती है। तो जो कास्ट A2 था, A2 का मतलब होता है कि इसमें हम फार्मर के इनपुट को इंक्लूड करते हैं। फार्मर के इनपुट कहने का मतलब होता है जैसे कि कोई प्रोडक्शन, जब कोई किसी चीज़ की उत्पादन करता है तो उसमें इनपुट लगाता है, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, वगैरह वगैरह सब कुछ है, तभी ना वो उसका प्रोडक्शन होगा। तो उस केस में हमको A2 के बेस पे क्या नाम एमएसपी मिलती थी। यदि इसमें डिटेल नहीं जाना है तो कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, बस मोटा मोटा करके जान लीजिए। पहले में कॉस्ट A2 था, दूसरे में कॉस्ट A2 प्लस FL। जो A2 था वो तो इनपुट के लिए मिलता ही था, उसका क्या नाम है मूल्य, लेकिन FL मतलब फैमिली लेबर भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि फैमिली लेबर जो है वो जो लैंड पे जाते हैं, जो वर्क करते हैं, उनका भी इसमें ध्यान रखा गया और उन्हीं के बेस पे इसमें एमएसपी को मतलब एमएसपी को दिया जाने लगा, यानी फैमिली लेबर के इंटरेस्ट को भी इसमें दिया जाने लगा। अब जो हमको मिलती है एमएसपी वो है C2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो C2 होता है इसमें हम फैमिली लेबर को भी इन्वॉल्व करते हैं, प्लस इनपुट को इन्वॉल्व करते हैं, प्लस जो हम लैंड यूज कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट को, जो कैपिटल यूज कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो हमारा इनपुट का भी पैसा मिल जाता है, प्लस फैमिली लेबर का इंटरेस्ट मिल जाता है, प्लस जो हम लैंड यूज कर रहे हैं या जो कैपिटल यूज कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज कर रहे हैं, उसका भी पैसा मिल जाता है। तो टोटल ओवरऑल जो C2 मेथड है वो ओवरऑल अभी तक सबसे अच्छा मेथड है और कहीं ना कहीं इसमें अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो उस केस में अभी करंट जो एमएसपी की बात करें तो करंट एमएसपी जो है 2022-23 में, तो ये पर्टिकुलर मैं इसका तो चाहूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन बताने का कोई विशेष मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंस होगा, तो मैं इसको आपको भेज दूंगा जिससे कि आप उसको रीड आउट कर लीजिएगा। और इसके बाद लगभग ओवरऑल जो एमएसपी का है वो अभी तक मतलब ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको एमएसपी से कोई प्रॉब्लम होगी। यदि एमएसपी से कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, जिससे कि मैं दोबारा इसको डिलीवर कर पाऊँ कि हाँ मुझे पता ये चल जाए कि हाँ ये चीज़ें समझ में बच्चों को नहीं आई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आएंगी। यदि नहीं आएंगी तो एक बार दो बार आप इसको प्लीज़ रीड आउट कर लीजिएगा, मतलब प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। और कभी कभी क्वेश्चन में मोटिव भी पूछ देता है कि एमएसपी देने का मोटिव क्या था या इंट्रोड्यूस होने का मोटिव क्या था। तो वही मैंने बताया ना, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एमएसपी दिया जाता है, मतलब कि किसानों का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिस पे एमएसपी उसकी राज्य डिसाइड करते हैं। जैसे टोबैको है, वो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु वगैरह है जहाँ पे टोबैको का उत्पादन होता है, तो उस केस में एमएसपी वहाँ पे दी जाती है। और कभी भी एमएसपी वेजिटेबल क्रॉप्स पे नहीं दी जाती, कभी भी एमएसपी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे नहीं दी जाती। ये एमएसपी हमेशा किस पे दी जाती है, हमारे सीरियल्स पे, पल्स पे, ऑयल्स पे और कॉमर्शियल क्रॉप्स पे, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना। यदि एमएसपी डिसाइड हो जाए कि टमाटर इतना रहेगा, प्याज इतना रहेगा, पोटैटो इतना रहेगा, तो ये टमाटर आप देख रहे हैं कितना वोलेटाइल हो रहा है, कितना फ्लैक्चुएट कर रहा है इसका प्राइस। कभी टमाटर जुलाई अगस्त के महीने में 200 रुपये तक पहुंच गया था, 180, 200, 220 तक पहुंच गया था, और आज के डेट में टमाटर 20, 25, 30, 40 रुपये केजी तक रह गया है। तो ये जो इतना बड़ा फ्लैक्चुएशन है ना, ये एमएसपी ना होने की भी वजह से है, ठीक है। कभी कभी प्राइस हाइक कर जाता है, सर्ज कर जाता है, तो प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि इसमें कंज्यूमर का नुकसान होता है। कभी कभी प्राइस इतना घट जाता है कि इसमें फार्मर का नुकसान होता है। तो एमएसपी एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी डेवलप करता है कि इसमें फार्मर का कोई नुकसान ना हो, कंज्यूमर का कोई नुकसान ना हो, दोनों का जो बैलेंस हो, जो दोनों का एक मंथली वो हो, फूड चेन हो, वो सस्टेन बना रहे।
रहे, तो उस केस में एमएसपी दिया जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे एक बार सजेस्ट कर दीजिएगा, जिससे मैं इसको दोबारा बना पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ।